मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मेरे फोन पर एक मैसेज आया था बैंक से। डियर कस्टमर, योर लोन EMI ऑफ 47,000 रुपीज इज ओवर ड्यू। प्लीज पे इमीडिएटली टू अवॉइड पेनल्टी। मैंने सोचा कोई गलती है, मैंने तो कभी कोई लोन लिया ही नहीं था। लेकिन जब मैंने पूरी बात जानी, हाय राम, काश मैं उस दिन को वापस ले जा सकती। काश मैं उस आदमी को कभी नहीं मिली होती जिसे मैंने अपना सब कुछ मान लिया था, अपना पति। 23 लाख रुपए, 23 लाख का लोन मेरे नाम पर था। और पैसे पैसे किसी और को भेजे जा रहे थे। वो कोई और कौन थी, ये जानकर मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा नाम काव्या है, काव्या श्रीवास्तव। शादी से पहले काव्या मिश्रा। उम्र अभी 33 साल है, लेकिन जो मैंने पिछले 3 सालों में झेला है, उससे लगता है जैसे 100 साल जी लिए। लखनऊ की हूं, वही पुराना लखनऊ, नवाबों का शहर, तहजीब का शहर। हमारा घर हजरतगंज के पास एक पुरानी गली में था, छोटा सा लेकिन अपना। पापा सरकारी स्कूल में हिंदी के टीचर थे। पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, कभी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली। माँ हाउसवाइफ थीं, वो जो ऑथेंटिक हाउसवाइफ होती हैं, जिनके बिना घर नहीं चलता लेकिन क्रेडिट कभी नहीं मिलता। मेरा एक छोटा भाई है, करण, मुझसे 4 साल छोटा। वो अभी बैंगलोर में IT कंपनी में काम करता है। मैं पढ़ने में अच्छी थी, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, फिर MBA। सपना था अपना बिजनेस करने का, कुछ बड़ा करने का। लेकिन जानते हैं ना, लड़कियों के सपने अक्सर शादी के मंडप में ही दफन हो जाते हैं। मैं बचपन से ही जिद्दी थी, लेकिन गलत तरीके से जिद्दी। मतलब जो चीज मुझे मिल जाती, उसे छोड़ नहीं पाती थी, चाहे वो चीज मेरे लिए अच्छी हो या बुरी। माँ कहती थी, काव्या, तेरी यही आदत तुझे एक दिन मुसीबत में डालेगी। माँ सही थी, हमेशा सही थी। अगर मुझे तब पता होता कि विक्रांत से मिलना, उससे प्यार करना, उससे शादी करना, इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। विक्रांत से मेरी पहली मुलाकात एक जॉब इंटरव्यू में हुई थी। MBA के बाद मैं नौकरी ढूंढ रही थी। लखनऊ में उस वक्त अच्छी कंपनीज कम थी, तो मैंने दिल्ली की कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था। एक दिन मुझे एक स्टार्टअप से कॉल आया, टेक विस्टा सॉल्यूशंस। इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना था। पापा ने पहले मना किया, दिल्ली अकेली नहीं बेटा। लेकिन मैंने जिद की, हमेशा की तरह। दिल्ली पहुंची। कनॉट प्लेस में एक छोटे से ऑफिस में इंटरव्यू था। मैं नर्वस थी, पहली बार घर से इतनी दूर, पहली बार किसी बड़े शहर में। ऑफिस ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, GPS भी धोखा दे रहा था। तभी एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप टेकविस्टा ढूंढ रही हैं? मैंने मुड़कर देखा, एक लंबा गेहुआ रंग का लड़का खड़ा था, नीली शर्ट, काली पैंट्स, हाथ में कॉफी का कप। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, कॉन्फिडेंट लेकिन एरोगेंट नहीं। हाँ, एक्चुअली मुझे ये एड्रेस मिल नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि ये बिल्डिंग बैक एंट्रेंस है। वो हंसा, आइए मैं ले चलता हूँ, मैं भी वहीं काम करता हूँ। वो विक्रांत था, विक्रांत श्रीवास्तव, टेकविस्टा में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। उस दिन मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, जॉब मिल गई, HR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर। सैलरी अच्छी थी, लखनऊ से ज्यादा। लेकिन दिल्ली में रहना मतलब PG ढूंढना, अकेले रहना, सब कुछ नया। पापा फिर से तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार माँ ने मेरा साथ दिया। जाने दो, उम्र है अभी, कुछ कर लेने दो। दिल्ली आ गई, लाजपत नगर में एक PG में रहने लगी। और धीरे धीरे विक्रांत से मिलना जुलना बढ़ने लगा। वो ऑफिस में हेल्पफुल था। नई थी मैं, कुछ समझ नहीं आता था, वो समझाता। लंच में साथ खाना खाते, कॉफी ब्रेक्स में बातें करते। वो दिल्ली का था, उसका परिवार यहीं था, माँ, पापा और एक छोटी बहन। अपर मिडिल क्लास फैमिली। पापा का अपना बिजनेस था, कोई ट्रेडिंग कंपनी। विक्रांत बातें बहुत अच्छी करता था, हर बात पर कुछ इंटरेस्टिंग कहता था। मुझे लगता था
कि वो मुझे समझता है, मेरे सपनों को, मेरी महत्वाकांक्षाओं को। एक दिन ऑफिस की पार्टी में उसने मुझे बताया, काव्या, तुम जानती हो मुझे तुम में क्या पसंद है? क्या? तुम्हारी आंखों में जो आग है। तुम सेटल होने के लिए नहीं बनी, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बनी हो। उस रात मैंने तय कर लिया कि मुझे विक्रांत पसंद है। प्यार? शायद वो बाद में हुआ। पहले अट्रैक्शन था, फिर रिस्पेक्ट, फिर वो फीलिंग जिसे लोग प्यार कहते हैं। 6 महीने की दोस्ती के बाद उसने प्रपोज किया। बड़ा रोमांटिक सेटअप था। ऑफिस की छत पर, शाम को, फेरी लाइट्स, गुलाब के फूल। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता। विल यू मैरी मी? मैंने हाँ कह दी, बिना सोचे, बिना किसी से पूछे। फिर असली ड्रामा शुरू हुआ। पापा को जब पता चला कि मैंने खुद लड़का ढूंढ लिया, तो वो बहुत नाराज हुए। ये क्या तरीका है, हमसे पूछे बिना, लड़के के घर वालों से मिले बिना? माँ ने समझाया, कम से कम हम लड़के को तो देख लो। विक्रांत के पेरेंट्स को बुलाया गया लखनऊ। वो आए, बड़ी गाड़ी में, बड़े कपड़ों में। उसके पापा ने बड़े बड़े बातें की, बिजनेस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, दिल्ली के घर के बारे में। हमारा छोटा सा घर उनके सामने और छोटा लग रहा था। लेकिन शादी तय हो गई। वैसे कमेंट में लिखिए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या इतनी जल्दी हाँ कर देते? मुझे सच में जानना है, तो मैं आगे बताती हूँ। शादी धूमधाम से हुई। दिसंबर का महीना था। लखनऊ में ठंड थी, लेकिन मंडप में रौनक थी। मैंने लाल लहंगा पहना था, भारी, सुनहरे काम वाला। विक्रांत सफेद शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था। 7 फेरे हुए, वचन हुए। मैं काव्या मिश्रा से काव्या श्रीवास्तव बन गई। विदाई के वक्त माँ रो रही थीं। पापा की आंखें भी नम थीं, हालांकि वो छुपा रहे थे। करण, मेरा छोटा भाई, उसने मुझे गले लगाया और कहा, दीदी, कोई परेशानी हो तो बताना, मैं हूं। मैंने हंसकर कहा, परेशानी? अरे, मैं तो बहुत खुश हूं। दिल्ली आ गई। ससुराल। विक्रांत के पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली में रहना था। घर बड़ा था, पितामपुरा में 3 मंजिला। ग्राउंड फ्लोर पर सास ससुर थे, पहली मंजिल पर हम, और दूसरी मंजिल पर विक्रांत की बहन सिमरन का कमरा था, जो अभी अनमैरिड थी। शुरू शुरू में सब अच्छा था। सास जी, उनका नाम सुशीला जी था, वो मुझसे अच्छे से पेश आती थीं। ससुर जी, हरीश चंद्र जी, वो ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन बुरे नहीं थे। सिमरन थोड़ी डिस्टेंट थी, लेकिन मैंने सोचा टाइम लगेगा। विक्रांत? विक्रांत पहले जैसा ही था, प्यार करने वाला, केयरिंग, रोमांटिक। रात को काम से आता तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी चॉकलेट, कभी फूल। हम साथ में नेटफ्लिक्स देखते, बातें करते, हंसते। मैं सोचती थी, मुझे तो जैकपॉट मिल गया। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें नजर आने लगीं। पहली बात, विक्रांत के पैसों का हिसाब कभी नहीं मिलता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, कोई 7 लाख साल के, लेकिन महीने के आखिर में वो हमेशा टाइट रहता था। जब मैं पूछती तो कहता, यार इन्वेस्टमेंट्स हैं, ईएमआईज हैं, तुझे बोरिंग फाइनेंशियल डिटेल से क्या? मैंने ज्यादा नहीं पूछा, सोचा पति है, जानता होगा। दूसरी बात, उसका फोन। वो हमेशा फोन को अपने पास रखता था। नोटिफिकेशंस आती थीं तो झट से देख लेता, लेकिन मुझे कभी नहीं दिखाता। एक बार मैंने मजाक में कहा, क्या छुपाते हो इसमें? वो हंस दिया, कुछ नहीं, ऑफिस की बोरिंग चीजें। लेकिन उसकी हंसी में कुछ था जो मुझे सही नहीं लगा। तीसरी बात, सास जी का बिहेवियर बदलने लगा। पहले जो प्यार था वो कम होता गया। छोटी छोटी बातों पर कमेंट करने लगी। काव्या, खाने में नमक ज्यादा है। काव्या, ये साड़ी ठीक से नहीं पहनी तुमने। काव्या, तुम्हारे मायके वाले फोन पर इतना बात करते हैं, बिल कौन भरेगा? मैं सहती गई। सोचती थी, एडजस्टमेंट पीरियड है, सब ठीक हो जाएगा। शादी को 6 महीने हो गए। एक रात
विक्रांत देर से घर आया। रात के 12 बज रहे थे। मैं जागी हुई थी। इतनी देर? मैंने पूछा। मीटिंग थी। उसने जैकेट उतारी। कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस थे। 12 बजे तक? वो थोड़ा इरिटेट हुआ। काव्या, प्लीज, थका हुआ हूं, इंटेरोगेशन मत करो। मैं चुप हो गई। लेकिन जब वो सो गया, मैंने उसका फोन देखा। पासवर्ड? उसकी बर्थडे। ट्राई किया, नहीं लगा। मेरी बर्थडे, नहीं लगा। फिर मैंने उसकी माँ का बर्थडे ट्राई किया, रहा था। व्हाट्सएप खोला, रीसेंट चैट्स देखी, और तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी नींद उड़ा दी। एक कांटेक्ट था, पी, सिर्फ पी। उससे बहुत सारी चैट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। मिस यू सो मच बेबी। कब मिलोगे? पैसे आ गए, थैंक्स, लव यू। मेरे हाथ कांप गए। ये कौन थी? पी कौन थी? और पैसों का क्या मामला था? मैं और नीचे स्क्रॉल करने वाली थी कि विक्रांत ने करवट ली। मैंने जल्दी से फोन रख दिया। उस रात नींद नहीं आई। सोचती रही, कौन है ये? क्या मेरा पति? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अगले दिन मैंने नॉर्मली बिहेव किया, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक हफ्ता गुजरा। मैंने ध्यान से देखा, विक्रांत मीटिंग्स के बहाने अक्सर देर से आता था। फोन पर कोई कॉल आती तो बाहर जाकर बात करता था, और जब मैं पास होती तो फोन फ्लिप करके रख देता था। मुझे और प्रूफ चाहिए था। एक दिन विक्रांत नहाने गया। फोन बेड पर था। मैंने जल्दी से उठाया। इस बार मुझे पी का पूरा नाम देखना था। चैट खोली। प्रोफाइल पिक्चर एक लड़की की, कोई 25-26 साल की, प्रिटी, लॉन्ग हेयर। नाम प्रियंका वर्मा। और फिर मैंने मैसेजेस पढ़े। ऐसे मैसेजेस जो पढ़कर मेरा दिल टूट गया। विक्रांत, कब छोड़ोगे उसे? तुमने प्रॉमिस किया था। जल्दी बेबी, बस थोड़ा टाइम दे। आई लव यू, ओनली यू। आई लव यू टू प्रिया, यू नो दैट। और फिर एक मैसेज जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया। लोन का पैसा अकाउंट में आ गया, थैंक्स फॉर सेंडिंग। अब फ्लैट का डाउन पेमेंट हो जाएगा। लोन? कौन सा लोन? किसके नाम पर? मेरे पैर लड़खड़ा गए। फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। विक्रांत बाहर आया। उसने मुझे देखा, फोन हाथ में, चेहरा सफेद। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। तुम? उसकी आवाज बदल गई। तुमने मेरा फोन छुआ? ये कौन है विक्रांत? मेरी आवाज कांप रही थी। काव्या, फोन नीचे रखो। पहले बताओ, प्रियंका कौन है? और कौन सा लोन, किसके नाम पर? वो मेरे पास आया। फोन छीनने की कोशिश की। मैंने हटा लिया। बताओ, मैं चिल्लाई। और तभी उसने वो कहा जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। वो मेरी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, शादी से पहले से। क्या? हमारा रिलेशनशिप था, है। मैं उससे प्यार करता हूं काव्या। तुम मुझसे शादी क्यों की? वो चुप रहा। बोलो। क्योंकि क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानते, तो मैंने सोचा टेम्पररीली। टेम्पररीली? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारे लिए टेम्पररी सॉल्यूशन हूं? काव्या, सुनो। और लोन? कौन सा लोन? वो फिर चुप हो गया। बोलो। मैंने मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स यूज करके लोन लिया था, तुम्हारे नाम पर, 20 लाख का। क्या? बैंक में तुम्हारे सिग्नेचर फॉर्ज कर दिए, तुम्हारी सैलरी स्लिप दिखाई, लोन अप्रूव हो गया। और पैसे? प्रियंका को भेज दिए। वो फ्लैट खरीद रही है, हमारे लिए, फ्यूचर के लिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, उसने मेरे नाम पर लोन लिया, पैसे अपनी गर्लफ्रेंड को भेजे, और अब तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मेरी आवाज फट गई। काव्या प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। ओवर रिएक्ट? मैं हंसी, वो कड़वी टूटी हुई हंसी जो रोने जैसी लगती है। 20 लाख का कर्ज है मेरे सिर पर और तुम कह रहे हो ओवर रिएक्ट मत करो। वो मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझे मत छुओ। मैं पीछे हट गई। तभी दरवाजे पर आवाज आई, क्या हो रहा है? सास जी थीं। दरवाजा खुला। सुशीला जी खड़ी थीं, चेहरे पर सवाल। कुछ नहीं माँ, विक्रांत ने कहा। कुछ नहीं, मैंने कहा। आवाज में वो ताकत आ गई जो पता नहीं कहां से आई। माँ जी, आपके बेटे ने मेरे नाम पर 20 लाख का लोन लिया और अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दिया। सुशीला जी का चेहरा नहीं बदला, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और तभी मुझे समझ आया। आप जानती थी? वो चुप रहीं। आप सब जानती थीं? काव्या, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। इस घर की बातें इस घर में रहती हैं। बाहर एक शब्द गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? मैं अब चिल्ला रही थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आप कह रही हैं अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, सुशीला जी ने कहा। तुम इस घर की बहू हो। छत है, खाना है, कपड़े हैं, और क्या चाहिए? मैं उन्हें देखती रही, इस औरत को जो कुछ महीने पहले मुझे बेटी कहती थी। और लोन? मेरी आवाज कांप रही थी। लोन भर देंगे धीरे धीरे, विक्रांत बोला। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे नाम पर है वो लोन, मैं चीखी। मेरा क्रेडिट स्कोर, मेरा फ्यूचर, सब बर्बाद। ड्रामा मत करो, सुशीला जी ने कहा। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, पति पत्नी में ऐसा होता है। मैं वहीं खड़ी रही, सुन, टूटी हुई। ये वो परिवार था जिसमें मैं आई थी? ये वो आदमी था जिससे मैंने प्यार किया? मुझे जाना है, मैंने कहा। अभी, इसी वक्त। कहाँ जाओगी? विक्रांत ने पूछा। आवाज में अब चैलेंज था। लखनऊ, अपने घर। और फिर? सुशीला जी ने कहा। 2 महीने में वापस आओगी। सब लोग चुप हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। मैं वापस नहीं आऊंगी। देख लेना। वो मुस्कुराई, ठंडी, बेदर्द मुस्कान। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। डिवोर्स लोगी? फिर लोन कौन भरेगा? कोर्ट केस होगा, तुम्हारे मायके वालों की इज्जत जाएगी। और साथ में तुम्हारा भाई है ना, करण? सुना है अच्छी कंपनी में है। अगर कहीं उसकी कंपनी को पता चल गया कि उसकी बहन के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कांप गई। आप धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं, समझा रही हूं, उन्होंने शांति से कहा। इस दुनिया में औरतों को एडजस्ट करना पड़ता है, यही जिंदगी है। विक्रांत चुप था, एक शब्द नहीं, न मेरे सपोर्ट में न अगेंस्ट। बस खड़ा था, वो आदमी जिसने मुझसे शादी की, जिसने 7 फेरों में वादा किया था। और उस मोमेंट में कुछ मर गया, मेरे अंदर कुछ। शायद वो हिस्सा जो अब भी बिलीव करता था कि प्यार रियल है, कि भरोसा करना सही है। मैं कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर बैठी। और फिर मैंने अपना फोन उठाया। पहले माँ को कॉल करने वाली थी, लेकिन हाथ रुक गया। माँ को क्या बताऊंगी कि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, कि जिस आदमी पर उन्होंने भरोसा किया वो धोखेबाज निकला। नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे सोचना था, प्लान करना था। मैंने बैंकिंग ऐप खोली, लोन डिटेल्स चेक करने की कोशिश की, और जो दिखा वो 20 लाख से भी बुरा था। लोन अमाउंट 23 लाख रुपीज, आउटस्टैंडिंग 21,47,000 रुपीज, EMI 47,000 रुपीज पर मंथ, ओवरड्यू 2 months, 23 लाख, 20 नहीं, 23 लाख। विक्रांत ने 23 लाख का लोन लिया था मेरे नाम पर, और 2 महीने की EMI ऑलरेडी मिस हो चुकी थी। मतलब बैंक मुझे डिफॉल्टर मान रहा था। मेरा CIBIL स्कोर डिस्ट्रॉय हो रहा था।
कभी अपना बिजनेस करने का सपना था, वो सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता था। सब कुछ बर्बाद। और मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ इतना कि गलत आदमी पर भरोसा किया। ये आखिरी रात थी जब मैं उस कमरे में सोई, उसी बिस्तर पर जहां विक्रांत के साथ सोती थी। आखिरी रात जब मैंने सोचा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। आखिरी रात जब मैं वो पुरानी काव्या थी, भोली, भरोसा करने वाली। अगली सुबह से एक नई काव्या पैदा होने वाली थी। एक जो लड़ेगी, जो हारेगी नहीं। लेकिन उस लड़ाई में क्या क्या होगा, वो मैं तब नहीं जानती थी। रात के 3 बज रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। विक्रांत बगल में सो रहा था, बेफिक्र, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसका चेहरा देखती रही। कैसे कैसे कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है? मुझे याद आया, शादी से पहले वो कहता था, काव्या, तुम मेरी जिंदगी हो। अब समझ आया कि मैं उसकी जिंदगी नहीं थी। मैं उसका एटीएम थी, उसका टिकट थी, एक रिस्पेक्टेबल मैरिज के लिए, ताकि वो अपनी असली गर्लफ्रेंड के साथ सेटल हो सके। और तभी एक ख्याल आया, प्रियंका वर्मा। वो कौन है? उसे पता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। शायद उसे भी धोखे में रखा हो विक्रांत ने, या शायद शायद वो सब जानती हो। मुझे पता करना था। अगली सुबह मैंने नॉर्मल बिहेव किया, नाश्ता बनाया, सास जी को चाय दी, सब कुछ जैसे पहले करती थी। विक्रांत ऑफिस गया। आज मीटिंग है, लेट आऊंगा। मीटिंग? हाँ जरूर। जैसे ही वो गया, मैंने एक्शन लिया। पहले बैंक गई, लोन डिटेल्स मांगी। जब उन्होंने पूछा कि कैसा लोन है, मैंने झूठ बोला। घर का रेनोवेशन करवाना था, भूल गई थी डिटेल्स। बैंक मैनेजर ने सब बताया। लोन विक्रांत ने अप्लाई किया था, लेकिन मेरे नाम पर, मेरे डॉक्यूमेंट से। को एप्लीकेंट कोई नहीं, गारंटर कोई नहीं। सारा भार मेरे सिर पर। मैडम, 2 ईएमआई मिस हो चुकी हैं। मैनेजर ने कहा, अगर अगली भी मिस हुई तो लीगल एक्शन होगा। लीगल एक्शन मेरे खिलाफ, जबकि एक पैसा भी मेरे हाथ नहीं लगा। सर, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि लोन फ्रॉड से लिया गया है, मेरे सिग्नेचर फोर्ज हुए हैं, तो मैनेजर ने मुझे देखा। तो केस फाइल हो सकता है, लेकिन प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और टाइम बहुत लगता है। कोर्ट केसेस सालों चलते हैं। सालों? मेरे पास साल नहीं थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। शुक्रिया सर। मैं उठी। मैडम, उसने कहा, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, एक एडवाइस दूं? जी? अपनी किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को बताइए। अकेले मत लड़िए, ये बहुत बड़ा मामला है। मैंने सिर हिलाया। फैमिली मेंबर? किसे बताऊं? माँ पापा को? वो टूट जाएंगे। करण को? वो क्या कर पाएगा? फिर भी शायद एक कॉल करनी चाहिए। उस शाम मैंने करण को कॉल किया। दीदी, कैसी हो? उसकी आवाज में वही पुरानी गर्मजोशी थी। ठीक हूं। मेरी आवाज कांप गई। दीदी, क्या हुआ? आवाज ऐसी क्यों है? और मैं रो पड़ी। फोन पर ही सब कुछ बता दिया। लोन, प्रियंका, सास जी की धमकी, सब। करण चुप रहा। बहुत देर तक चुप रहा। फिर बोला, और उसकी आवाज में वो गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। दीदी, तुम वहां से निकलो, अभी। कल की फ्लाइट पकड़ो, मैं टिकट बुक करता हूं। करण, इतना आसान नहीं है। दीदी सुनो, उसने काटा। वो लोग क्रिमिनल्स हैं। तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। तुम विक्टिम हो, ना कि वो। और विक्टिम को भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन लोन? लोन की चिंता मत करो, पहले तुम सेफ हो जाओ, बाकी बाद में देखेंगे। और माँ पापा? मैं बात करूंगा, तुम बस आ जाओ। उस रात जब सब सो गए, मैंने अपना बैग पैक किया। कुछ कपड़े, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी मिले, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड,
और वो शादी का एल्बम जो माँ ने बनवाया था। शादी का एल्बम। मैंने उसे देखा। पहला फोटो, मैं और विक्रांत मंडप में, दोनों हंस रहे थे। कितना बड़ा झूठ था वो हंसी। एल्बम वापस रख दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। सुबह 5 बजे निकली, चुपचाप। सास जी जाग गईं, पता नहीं कैसे, शायद छठी इंद्री। कहाँ जा रही हो? उन्होंने सीढ़ियों से पूछा। मैंने ऊपर देखा। लखनऊ, अपने घर। मैंने बताया था ना, वापस आओगी। शायद, मैंने कहा, और शायद नहीं। वो लोन का देखूंगी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन इस घर में एक और रात नहीं रुकूंगी। और मैं निकल गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। एयरपोर्ट पर करण का मैसेज आया। फ्लाइट 8:30 AM, टर्मिनल 3, टिकट फॉरवर्डेड, बी सेफ दीदी। मैंने जवाब दिया, आ रही हूं। और फिर एक और मैसेज टाइप किया, विक्रांत को। तुमने सोचा था मैं चुप रहूंगी? तुमने गलत सोचा। अब देखना मैं क्या करती हूं। सेंड कर दिया। फोन स्विच ऑफ किया। फ्लाइट में बैठी। जब प्लेन ने उड़ान भरी, मैंने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली छोटी होती जा रही थी। वो शहर जहां मेरे सपने थे, वो शहर जहां मेरा प्यार था, वो शहर जहां मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ। लेकिन एक बात पक्की थी, मैं हारी नहीं थी। लड़ाई अभी शुरू हुई थी। और इस लड़ाई में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कितना मुश्किल होगा, कितने दिन लगेंगे, कितना रोना पड़ेगा। लेकिन एक चीज पता थी, मैं काव्या हूं, और काव्या टूटती है, लेकिन बिखरती नहीं। प्लेन की खिड़की से बाहर बादल दिख रहे थे, सफेद, मुलायम, जैसे कोई रुई बिछा दी हो। मैंने आंखें बंद की। अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। कुछ लोग जो अपने लगते थे दुश्मन निकलेंगे, और कुछ जो अजनबी थे वो मेरी ताकत बनेंगे। लेकिन वो सब बाद में। अभी तो बस एक ही बात थी मेरे दिमाग में, 23 लाख। और एक सवाल, वो प्रियंका कौन है? और उसे पता है कि विक्रांत ने यह सब किया है? शायद वो भी विक्टिम है, या शायद वो इस पूरे प्लान में शामिल है। जो भी हो, मुझे पता लगाना था, और मैं पता लगाकर रहूंगी। लखनऊ की धरती पर जब मेरे पैर पड़े, तो लगा जैसे सालों बाद सांस ली है। वही पुरानी हवा, वही नवाबी ठंडक, वही अपनापन। लेकिन इस बार मैं वो काव्या नहीं थी जो 1 साल पहले दुल्हन बनकर गई थी, खुश, उम्मीदों से भरी, सपनों वाली। इस बार मैं टूटी हुई थी, बिखरी हुई, 23 लाख के कर्ज में डूबी हुई, और सबसे बड़ी बात, धोखा खाई हुई। करण एयरपोर्ट पर लेने आया था। मुझे देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने रोका। चल दीदी, घर चलते हैं। गाड़ी में बैठकर मैंने पूछा, माँ पापा को बताया? हाँ, कल रात। क्या रिएक्शन था? करण ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा। पापा चुप हो गए। माँ रोई, बहुत रोई। मेरा दिल भर आया। माँ, वो माँ जिन्होंने मुझे दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझकर विदा किया था। घर पहुंची। वही पुराना घर, हजरतगंज की वो तंग गली, वो नीले रंग का गेट, वो तुलसी का पौधा, सब कुछ वैसा ही था। बस मैं बदल गई थी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देखते ही मेरे आंसू छलक पड़े। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई, जैसे बचपन में कभी स्कूल से रोती हुई आती थी। माँ। चुप बेटा, चुप। उन्होंने मेरा सिर सहलाया। अंदर चल, सब ठीक होगा। लेकिन मुझे पता था, सब ठीक नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं। पापा कमरे में थे। जब मैं अंदर गई, वो खिड़की के पास खड़े थे, बाहर देख रहे थे। मुझे देखकर मुड़े। उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी।
डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, गुस्सा नहीं था, बस बस टूटापन था, जैसे कोई अंदर से खोखला हो गया हो। पापा, बैठ। उनकी आवाज भारी थी। मैं बैठ गई। सब बता, शुरू से। और मैंने बताया, सब कुछ। लोन के बारे में, प्रियंका के बारे में, सास जी की धमकियों के बारे में, एक एक डिटेल। पापा सुनते रहे, बीच में एक बार भी नहीं रोके। जब मैं खत्म हुई तो कमरे में सन्नाटा था। फिर पापा बोले, मैंने मना किया था। जी? जब तूने बताया था कि तू खुद लड़का ढूंढ रही है, मैंने मना किया था, लेकिन तूने नहीं सुना। मेरा सिर झुक गया। और तेरी माँ ने कहा, जाने दो, जमाना बदल गया है, बच्चे खुद फैसले लेते हैं। उनकी आवाज में कड़वाहट थी। देख लिया जमाना। पापा, मुझे माफ। माफी से कुछ नहीं होगा काव्या। वो उठे। 23 लाख का कर्ज है तेरे नाम पर। तेरा क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद है। और वो लोग, उन्होंने रुक कर कहा, वो लोग शातिर हैं, बहुत शातिर। मैं चुप रही। अब बता, क्या करना है? मैंने ऊपर देखा। लड़ना है पापा, उनके खिलाफ केस करना है। केस? पापा ने कहा। कोर्ट? लॉयर्स? सालों लगते हैं बेटा। और पैसे, वो कहाँ से आएंगे? कुछ तो करना होगा। पापा ने लंबी सांस ली। पहले सोचते हैं। जल्दबाजी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। याद है, पार्ट में मैंने बताया था कि विक्रांत हमेशा फोन छुपाता था। तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सोचा, ऑफिस का काम होगा, प्राइवेसी चाहिए होगी। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। अगर तब मैंने गौर किया होता तो शायद सच पहले पता चल जाता। शायद इतनी देर नहीं होती। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। विक्रांत के मैसेजेस आते रहे। पहले पहले सॉफ्ट थे। काव्या, प्लीज वापस आ जाओ, बात करते हैं। फिर थोड़े अग्रेसिव। तू ऐसे नहीं जा सकती, हम शादीशुदा हैं। और फिर धमकी भरे, अगर तूने किसी को बताया तो देख लेना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सास जी का भी फोन आया। एक बार, बहू, ज्यादा ड्रामा मत करो। ससुराल छोड़कर भाग गई, लोग क्या कहेंगे? मायके वालों की इज्जत का सोचो। इज्जत? मैंने कहा, जब आपके बेटे ने मेरे साथ फ्रॉड किया तब इज्जत कहाँ थी? फ्रॉड फ्रॉड कुछ नहीं होता। पति पत्नी के बीच सब कॉमन है। 23 लाख का लोन कॉमन है? वो तो फैमिली मैटर है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाता। देख लीजिए। मैंने फोन काट दिया। उस रात माँ मेरे कमरे में आई। काव्या? हाँ माँ। वो बिस्तर पर बैठ गई। एक बात पूछूं? पूछो। तू सच में केस करना चाहती है? हाँ। तुझे पता है कितना मुश्किल होगा? कोर्ट, लॉयर्स, सुनवाइयां, और लोग लोग बहुत बातें करेंगे। जानती हूं माँ। फिर भी? मैंने माँ की आंखों में देखा। माँ, अगर मैं चुप रही तो वो लोग यही समझेंगे कि जो किया सही किया, और अगले किसी लड़की के साथ भी यही करेंगे। मैं ये नहीं होने दूंगी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी बच्ची बड़ी हो गई। अगले हफ्ते हमने लॉयर से मिलना तय किया। करण ने अपने एक फ्रेंड से रेकमेंड करवाया था, एडवोकेट सुधीर त्यागी। एक्सपीरियंस था, और खास बात ये थी कि उन्होंने पहले भी ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस हैंडल किए थे। उनका ऑफिस गोमती नगर में था, छोटा सा लेकिन ऑर्गेनाइज्ड। बैठिए मिसेस श्रीवास्तव, उन्होंने कहा। प्लीज, काव्या बुलाइए। ठीक है काव्या जी, बताइए क्या हुआ। मैंने फिर से सब बताया, इस बार और डिटेल में। बैंक के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो मैं ले आई थी, स्क्रीनशॉट्स दिखाए जितने मैंने ले पाई थी। त्यागी साहब ध्यान से सुनते रहे, नोट्स लेते रहे। इंटरेस्टिंग केस है, उन्होंने कहा। इंटरेस्टिंग मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। क्या ऑप्शंस है? देखिए, यहाँ कई सेक्शंस अप्लाई होते हैं। फॉर्जरी है, आपके सिग्नेचर फॉर्ज हुए। चीटिंग है, सेक्शन 420।
और अगर आप डिवोर्स फाइल करना चाहें तो क्रूअल्टी भी ऐड हो सकती है। डिवोर्स, मैंने सोचा। वो शब्द भारी था। अभी तो पहले लोन का इशू सॉल्व करना है। सही कहा, त्यागी साहब ने कहा। पहले एफआईआर, फिर बैंक से बात, फिर कोर्ट। एफआईआर में क्या होगा? आप कंप्लेन करेंगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडुलेंटली यूज हुए। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर सब ठीक रहा तो विक्रांत जी और उनके अकम्प्लिसेस के खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी। अकम्प्लिसेस? वो प्रियंका जिसका आपने नाम लिया। अगर वो जानती थी कि पैसे कहां से आ रहे हैं तो वो भी गिल्टी है। मेरे अंदर कुछ हिला। प्रियंका? अब तक मैंने उसके बारे में नहीं सोचा था, बस विक्रांत पर गुस्सा था। लेकिन वो भी तो इस सब में शामिल थी। एक काम करें, त्यागी साहब ने कहा। पहले उस प्रियंका के बारे में पता करें। कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। इन्फॉर्मेशन जरूरी है। कैसे पता करूं? सोशल मीडिया, म्यूचुअल फ्रेंड्स, कुछ तो कनेक्शन होगा। मैंने सोचा, हाँ, सोशल मीडिया। उस रात मैंने इंस्टाग्राम खोला, प्रियंका वर्मा सर्च किया। बहुत सारी प्रोफाइल्स आईं, लेकिन उस फोटो से जो मैंने विक्रांत के फोन में देखी थी, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। प्रियंका वर्मा, दिल्ली बेस्ड फैशन ब्लॉगर। प्रोफाइल पब्लिक थी। मैंने स्क्रॉल किया और जो दिखा वो देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। एक फोटो थी किसी पार्टी की। प्रियंका बीच में थी और उसके बगल में विक्रांत। लेकिन बस यही नहीं, फोटो की डेट थी हमारी शादी से 2 हफ्ते पहले और कैप्शन था, लव ऑफ माई लाइफ, सून टू बी ऑफिशियली माइन। मेरे हाथ कांप गए। इसका मतलब शादी से पहले से प्लान था। प्रियंका को पता था कि विक्रांत शादी कर रहा है और फिर भी वो सून टू बी ऑफिशियली माइन लिख रही थी। ये दोनों मिले हुए थे शुरू से। मेरी शादी, मेरी पूरी शादी एक प्लान्ड फ्रॉड थी। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जिस आदमी से आपने 7 फेरे लिए, जिसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा, अगर पता चले कि वो शुरू से झूठ था, कमेंट में जरूर बताइए। और मैं बताती हूं कि मैंने क्या किया। मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए सारे। सब एविडेंस त्यागी साहब को भेजती हूं। फिर एफआईआर। और प्रियंका? उससे भी मिलना है मुझे। क्या? करण ने कहा। पागल हो गई? क्यों? क्योंकि मुझे पूरा सच जानना है और कुछ सवाल हैं जो सिर्फ वो आंसर कर सकती है। अगले दिन मैंने प्रियंका को मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, डायरेक्ट। हाय प्रियंका, आई एम काव्या, विक्रांत्स वाइफ। आई थिंक वी शुड टॉक। 2 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर आया, हु आर यू? व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू मीट फेस टू फेस। यू चूज द प्लेस। व्हाई वुड आई मीट यू? Because if you don't, the next message you'll get will be from police. Choice is yours. 10 मिनट बाद रिप्लाई आया, Tomorrow, 3 PM, Starbucks, Select City Walk, दिल्ली। मैंने टाइप किया, डन। करण पागल हो गया जब मैंने बताया, दीदी, तू दिल्ली जा रही है? उससे मिलने? अलोन? अलोन नहीं, तू साथ चलेगा। बट करण, सुन, मैंने कहा, मुझे उसकी आंखों में देखकर पूछना है, क्यों किया उसने? उसे पता था कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। उसे पता था कि वो पैसे फ्रॉड के हैं और फिर भी उसने लिए। क्यों? करण चुप हो गया। और एक बात, मैंने ऐड किया, शायद वो कुछ बताए जो मुझे नहीं पता। कुछ ऐसा जो केस में हेल्प करे। अगले दिन हम दिल्ली पहुंचे। सिलेक्ट सिटी वॉक में स्टारबक्स ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। करण कॉर्नर टेबल पर बैठा, मैं एंट्रेंस पर खड़ी थी। और तभी वो आई, प्रियंका वर्मा। फोटोज से भी ज्यादा प्रिटी थी। लॉन्ग हेयर, कोहो लाइंड आईज, डिजाइनर कुर्ती, कॉन्फिडेंट वॉक, जैसे दुनिया उसके पैरों में हो।
उसने मुझे देखा। एक सेकंड के लिए कुछ फ्लिकर किया उसकी आंखों में। गिल्ट? फियर? पता नहीं। फिर वो सामने आकर खड़ी हुई। तुम काव्या हो? हाँ। बैठो। हम टेबल पर बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। कॉफी ऑर्डर हुई। आई। फिर मैंने शुरू किया। तुम जानती थी? क्या? कि विक्रांत शादीशुदा है, कि वो पैसे फ्रॉड के हैं, सब कुछ। प्रियंका ने कॉफी का सिप लिया। और अगर जानती भी थी तो क्या? क्या मतलब? देखो काव्या, उसने कहा, आवाज में वो एरोगेंस जो मुझे चुभ गई। विक्रांत और मैं 5 साल से साथ हैं। तुम बस एक अरेंजमेंट थी। अरेंजमेंट? उसके पेरेंट्स को एक सूटेबल बहू चाहिए थी। गुड फैमिली, एजुकेशन, संस्कार, वो सब जो इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं। मैं वो प्रोफाइल फिट नहीं करती थी, तो विक्रांत ने तुम्हें चुना। और लोन? लोन बिजनेस इन्वेस्टमेंट था। उसने कंधे उचकाए। हम फ्लैट खरीद रहे थे, टुगेदर, फ्यूचर के लिए। मेरे नाम पर? मेरे सिग्नेचर्स फॉर्ज करके? तुम लीगली उसकी वाइफ हो। पति पत्नी में ये सब नॉर्मल है। नॉर्मल? मेरी आवाज तेज हो गई। फ्रॉड नॉर्मल है? जो भी हो, प्रियंका ने कहा, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिवोर्स लोगी? फाइन, लेकिन वो लोन तुम्हारे नाम पर है। लाइफ टाइम भरती रहो। मैं उसे देखती रही। ये औरत, ये औरत जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में हेल्प की थी। और वो बैठी थी मेरे सामने, बेशर्म, कॉन्फिडेंट, जैसे कुछ गलत ही नहीं हुआ। एक बात बताओ, मैंने कहा। क्या? तुम्हें कभी गिल्ट नहीं हुआ? कभी नहीं सोचा कि कोई और लड़की है जिसकी जिंदगी तुम बर्बाद कर रही हो? प्रियंका हंसी। गिल्ट? काव्या, इस दुनिया में हर कोई अपना देखता है, तुम भी देखो। और अब अगर ये मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं चलती हूँ। वो उठने लगी। रुको। क्यों? मैंने फोन निकाला। रिकॉर्डिंग ऑन थी। ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, हर शब्द। प्रियंका का चेहरा बदल गया। You can't do that. Already done. That's illegal. फ्रॉड भी इलीगल है। मैंने फोन पॉकेट में रखा। अब ये रिकॉर्डिंग पुलिस को जाएगी और कोर्ट में एविडेंस बनेगी। तुम। मैं क्या? मैंने खड़े होकर कहा, मैं वो लड़की हूं जिसने सब कुछ खो दिया। जॉब, मैरिज, क्रेडिट, इज्जत, सब। लेकिन एक चीज नहीं खोई, अपना दिमाग। और अब वो दिमाग तुम दोनों के खिलाफ यूज होगा। करण उठकर मेरे पास आ गया। हम दोनों बाहर निकले। पीछे से प्रियंका की आवाज आई, तुम पछताओगी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। बाहर आकर करण ने पूछा, दीदी, तू ठीक है? हाँ, मैंने लंबी सांस ली। पहली बार बहुत ठीक हूं। रिकॉर्डिंग रियल थी? बिल्कुल रियल। करण हंस पड़ा। दीदी, तू तो निकली बड़ी चालाक। नहीं करण, बस समझदार हो गई। वापस लखनऊ आकर त्यागी साहब को सब बताया। रिकॉर्डिंग सुनाई। एक्सीलेंट वर्क काव्या जी, उन्होंने कहा। ये रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रियंका ने प्रैक्टिकली एडमिट किया है कि उसे सब पता था। तो अब एफआईआर कल ही। अगले दिन हम थाने गए, हजरतगंज थाना। एफआईआर लिखवाई। सेक्शन 420 चीटिंग, सेक्शन 468 forgery, सेक्शन 471 यूजिंग forged documents। विक्रांत का नाम, प्रियंका का नाम, दोनों। एसएचओ साहब ने कहा, केस दिल्ली में ट्रांसफर होगा क्योंकि क्राइम टेक्निकली वहां हुआ है, लेकिन एफआईआर यहां से शुरू होगी। कितना टाइम लगेगा? देखिए मैडम, ये सब प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चार्जशीट, फिर कोर्ट। मंथ्स लग सकते हैं, शायद साल। जितना भी लगे, मैंने कहा, मैं तैयार हूं। एफआईआर होते ही विक्रांत का फोन आया। मैंने उठाया। काव्या, तूने एफआईआर फाइल करवा दी?
उसकी आवाज में पैनिक था। हाँ, पागल हो गई है। जानती है कितनी प्रॉब्लम होगी? तुम्हें होगी, मुझे नहीं। देख, अभी भी टाइम है। एफआईआर वापस ले ले। हम बात करके क्या? और झूठ बोलोगे? मैं तेरा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड? मैं हंस पड़ी। वो कड़वी हंसी जो अब मेरी पहचान बन गई थी। हस्बैंड तो वो होता है जो पत्नी की केयर करे, उसकी इज्जत करे। तुमने क्या किया? मुझे यूज किया, एटीएम समझा। और अब टू लेट है विक्रांत। तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। और तुझे पता नहीं मैं क्या कर चुकी हूँ। मैंने फोन काट दिया। अगर आपको ये कहानी रिलेट हो रही है, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मैं आगे बताती हूँ कि एफआईआर के बाद क्या हुआ। एफआईआर के 2 दिन बाद विक्रांत के पापा का फोन आया। हरीश चंद्र जी पहली बार डायरेक्टली बात कर रहे थे। बेटा, काव्या, सुनो। उनकी आवाज में वो नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जो हुआ, बहुत गलत हुआ। मुझे माफ करो। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। यही तो बात है बेटा, उन्होंने कहा। मैंने कुछ नहीं किया, देखता रहा। जानता था कि विक्रांत की उस लड़की से दोस्ती है। जानता था कि पैसों के मामले में वो सही नहीं है। फिर भी चुप रहा। सोचा शादी के बाद बदल जाएगा। और नहीं बदला। नहीं, उनकी आवाज भर्रा गई। अब देखो, एफआईआर है, कोर्ट केस होगा, बदनामी होगी, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं चुप रही। एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने कहा। क्या? एफआईआर वापस मत लो। वो तुम्हारा हक है, लेकिन लोन के पैसे वो मैं भर दूंगा। क्या? 23 लाख मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बैंक को डायरेक्टली भी दे सकता हूं। मैं स्टंट थी। आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये पाप मेरे बेटे ने किया है, और पाप का प्रायश्चित कोई तो करे। और विक्रांत और आपकी पत्नी, उनसे मैं निपट लूंगा। तुम बस बताओ, मंजूर है? मैंने सोचा, बहुत सोचा। एक तरफ 23 लाख जो मेरे सिर पर बोझ बनकर लटके थे, जिनकी ईएमआई भरना मेरे बस में नहीं था। दूसरी तरफ, क्या मैं इन लोगों से कुछ लेना चाहती थी? ठीक है, मैंने कहा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? लोन का पैसा डायरेक्टली बैंक में जाए, मेरे अकाउंट में नहीं, और ट्रांजैक्शन का प्रूफ मुझे मिले। डन। और दूसरी बात, एफआईआर वापस नहीं होगी, केस चलेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा। विक्रांत को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। वो कॉल उस दिन की सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज थी। एक पिता जो अपने बेटे के खिलाफ खड़ा हो रहा था। शायद कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बस बस गलत जगह फंस जाते हैं। जो आगे हुआ, वो मैं सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन हुआ। एक हफ्ते बाद जब लोन का मैटर सेटल हो रहा था, मुझे एक और मैसेज आया, अननोन नंबर से। काव्या, मैं रिया हूँ, विक्रांत की बहन। मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज, बहुत जरूरी है। सिमरन नहीं, रिया। विक्रांत की तो एक ही बहन थी और उसका नाम सिमरन था। मैंने रिप्लाई किया, रिया कौन? विक्रांत की बहन तो सिमरन है। जवाब आया, सिमरन असली बहन नहीं है, मैं हूं, और मुझे बहुत कुछ बताना है जो तुम नहीं जानती। मेरी सांस रुक गई। एक और बहन जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। कहाँ मिलना है? मैंने टाइप किया। लखनऊ आ सकती हूँ कल। तुम जगह बताओ। मैंने एड्रेस भेज दिया, एक कैफे का, सेफ, पब्लिक प्लेस। फोन रखकर मैं सोचती रही। रिया, विक्रांत की असली बहन? सिमरन फेक है? इस परिवार में और कितने राज छुपे हैं? और तभी मुझे कुछ याद आया। शादी से पहले जब मैं पहली बार ससुराल गई थी, तो ड्राइंग रूम में एक पुरानी फोटो थी, फैमिली फोटो। हरीश चंद्र जी, सुशीला जी,
छोटा विक्रांत और एक छोटी लड़की। मैंने पूछा था, ये कौन है? सुशीला जी ने जल्दी से कहा था, कोई नहीं, रिलेटिव की बच्ची है। और उन्होंने वो फोटो, उसने एक फोटो डाला था किसी नए फ्लैट की, कीज हाथ में, कैप्शन, न्यू बिगिनिंग्स, फाइनली गॉट व्हाट आई डिजर्व्ड। वो फ्लैट, वही फ्लैट जो मेरे लोन के पैसों से खरीदा गया था। मेरा खून खौल गया। ये औरत इतनी बेशरम अभी भी शो ऑफ कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। अभी नहीं, अभी और भी बड़े राज खुलने बाकी हैं। कल रियाज से मिलना है और उसके बाद शायद सब कुछ बदल जाए। रात के 2 बज रहे थे। खिड़की से चांदनी आ रही थी। मैंने सोचा, 1 साल पहले मैं इसी चांदनी में विक्रांत के बारे में सोचती थी, उससे प्यार करती थी, उस पर भरोसा करती थी। और आज वो चांदनी वही थी, लेकिन मैं बदल गई थी। वो भोली काव्या मर चुकी थी। अब जो थी, वो लड़ रही थी, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए, और शायद उन सब औरतों के लिए जो ऐसे फ्रॉड का शिकार होती हैं और चुप रह जाती हैं। कल रिया से मुलाकात होगी, और कल शायद मुझे वो सच पता चले जो इस पूरी कहानी को उलट-पुलट कर रख दे। लेकिन वो अगले पार्ट में। अभी तो बस इतना जान लीजिए, जिंदगी ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं टूटी नहीं। और जो टूटते नहीं, वो इतिहास बनाते हैं। रिया, विक्रांत की वो बहन जिसके बारे में मुझे कभी बताया नहीं गया, वो रहस्य जो इस परिवार ने सालों छुपाए रखा, और अब वो मुझसे मिलने आ रही थी, सच बताने। उस कैफे में बैठी मैं हर आने वाले चेहरे को देख रही थी। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल आएगा। और तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई, कोई 25-26 साल की, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर थकान और कुछ और भी, कुछ ऐसा जो मुझे अपना सा लगा। वो सीधे मेरी टेबल पर आई। काव्या? हाँ, रिया। उसने सिर हिलाया और बैठ गई। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। मैं उसका चेहरा देख रही थी। कुछ कुछ विक्रांत जैसा था, वही नाक, वही ठोड़ी, लेकिन आंखें अलग थीं। उनमें दर्द था, पुराना, गहरा। तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? उसने कहा। हाँ। और ये भी कि मुझे क्यों छुपाया गया? वो भी। रिया ने गहरी सांस ली। कहाँ से शुरू करूं? शुरू से। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का पल। रिया ने बताना शुरू किया। मैं विक्रांत की सगी बहन हूँ, बड़ी बहन, उससे 2 साल बड़ी। लेकिन जब मैं 12 साल की थी, मुझे घर से निकाल दिया गया। निकाल दिया? क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देख लिया था, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या देखा था? रिया ने नीचे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। पापा का बिजनेस, जिसे वो ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं, वो एक्चुअली में फ्रॉड है। वो लोगों के साथ फाइनेंशियल स्कैम्स करते हैं। फेक इन्वेस्टमेंट्स, पोंजी स्कीम्स, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, सालों से कर रहे हैं। मेरी सांस रुक गई। मैंने एक रात उनके ऑफिस में कुछ पेपर्स देख लिए थे। मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने माँ से पूछ लिया। और फिर माँ ने पापा को बता दिया, और पापा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा ने कहा कि ये लड़की बड़ी होकर प्रॉब्लम बनेगी, इसे भेजो कहीं। कहाँ भेजा? नानी के पास, बनारस। लेकिन ऑफिशियली मुझे मर दिया गया। क्या? सबको बता दिया कि मैं बीमारी से मर गई। नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, जिसमें सिर्फ विक्रांत और सिमरन है। सिमरन एक्चुअली में किसी डिस्टेंट रिलेटिव की बेटी है जिसे अडॉप्ट किया गया, ताकि परफेक्ट फैमिली दिखे। मैं स्तब्ध थी। ये लोग, ये परिवार, इतना बड़ा झूठ,
इतना बड़ा धोखा। और विक्रांत, उसे पता है? विक्रांत तब 10 साल का था। उसे बताया गया कि दीदी बीमारी से चल बसी। वो रोया था, बहुत रोया था, लेकिन टाइम के साथ भूल गया, या शायद भुला दिया गया। तो उसे नहीं पता कि तुम जिंदा हो। कुछ साल पहले तक नहीं पता था। फिर मैंने कांटेक्ट किया फेसबुक पर और धीरे धीरे सब बताया। उसका रिएक्शन क्या था? रिया ने कड़वी हंसी दी। पहले तो शौक था, फिर गुस्सा, फिर वही जो सब करते हैं। उसने पापा से कन्फ्रंट किया। पापा ने उसे समझाया, बिजनेस है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तू भी बड़ा हो, समझ। और विक्रांत ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया? अपनी बहन को मरा हुआ मानकर जीना एक्सेप्ट कर लिया? पैसे का जादू काव्या, पैसा सब करवा लेता है। मेरा सिर घूम रहा था। विक्रांत, जिससे मैंने शादी की थी, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था, वो जानता था कि उसके पापा फ्रॉड करते हैं, जानता था कि उसकी बहन जिंदा है, और फिर भी उसने चुप रहना चुना। और तुम्हारे साथ जो हुआ, रिया ने आगे कहा, वो कोई नई बात नहीं है। क्या मतलब? विक्रांत से पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। डेटिंग के नाम पर पैसे लेना, फेक प्रॉमिसेस और फिर छोड़ देना। प्रियंका पहली नहीं है, और तुम पहली वाइफ हो जिसने रेजिस्ट किया। पहले और भी थी। एक एंगेजमेंट टूटी थी 3 साल पहले। उस लड़की ने सब जान लिया था, लेकिन उसके पापा को धमका दिया गया, पैसे दिए गए और मैटर सेटल हो गया। और मैं? तुम अलग निकली, तुमने एफआईआर की, तुमने हार नहीं मानी। रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तुम वो कर रही हो जो मैं कभी नहीं कर पाई, इस परिवार को एक्सपोज करना। तुम गवाही दोगी? जो चाहो, कोर्ट में, पुलिस में, मीडिया में। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल्स है, रिकॉर्डिंग्स है, सालों से कलेक्ट किए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये रिलीफ के थे। आखिर कोई तो था जो मेरे साथ खड़ा था। एक बात और, रिया ने कहा। क्या? वो फोटो जो तुमने ड्राइंग रूम में देखी थी, जिसमें एक छोटी लड़की थी, वो मैं थी। वो फोटो। मुझे याद आया। शादी से पहले जब मैं पहली बार ससुराल गई थी, ड्राइंग रूम में एक पुरानी फैमिली फोटो थी। उसमें एक छोटी लड़की थी, जिसके बारे में सुशीला जी ने कहा था, रिलेटिव की बच्ची है। वो रिया थी। उसी घर में, उसी परिवार में, और फिर भी इतनी दूर। मुझे उन्होंने मिटा दिया काव्या। रिया की आवाज टूट गई। अपनी ही बेटी को, जैसे मैं कभी थी ही नहीं। मैंने उसे गले लगा लिया। दो अजनबी, जिन्हें एक ही परिवार ने तबाह किया था, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। उस मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया। रिया ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो एक्सप्लोजिव थे। हरीश चंद्र जी के फ्रॉड्स की पूरी डिटेल, कितने लोगों को ठगा, कितने पैसे बनाए, कहाँ-कहाँ फेक कंपनीज खोली, और सबसे इंपॉर्टेंट, विक्रांत का इन्वॉल्वमेंट। विक्रांत इनोसेंट नहीं था। वो पिछले 3 सालों से पापा के साथ काम कर रहा था। मेरे नाम पर जो लोन लिया गया, वो सिर्फ प्रियंका के फ्लैट के लिए नहीं था। उसका एक हिस्सा किसी और फ्रॉड स्कीम में इन्वेस्ट किया गया था। त्यागी साहब ने सब देखा और कहा, काव्या जी, अब ये केस बहुत बड़ा हो गया है। सिर्फ आपका लोन नहीं, पूरा फ्रॉड नेटवर्क है। इसमें ईडी इन्वॉल्व होगी। मतलब? मतलब ये केस नेशनल लेवल पर जाएगा, और विक्रांत के साथ साथ उसके पूरे परिवार पर एक्शन होगा। मैंने सोचा, पूरा परिवार। हरीश चंद्र जी, जिन्होंने लोन भरने का ऑफर दिया था, वो भी इसमें फंसेंगे। एक पल के लिए मुझे हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर याद आया, इन्हीं लोगों ने रिया को मार दिया था। इन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया, और ना जाने कितनी और लड़कियों को तबाह किया। आगे बढ़िए सर, मैंने कहा। अगले कुछ हफ्ते तूफान जैसे थे। ईडी ने केस में एंट्री ली, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मीडिया को खबर लगी।
Delhi businessman's fraud empire exposed. Wife files complaint. Headlines में आ गया. विक्रांत और हरीश चंद्र जी को अरेस्ट किया गया. सुशीला जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया. और प्रियंका, जिस फ्लैट के लिए इतना कुछ हुआ, वो फ्लैट फ्रीज हो गया. प्रियंका को भी नोटिस गया. उसने पहले फाइट करने की कोशिश की. फिर जब देखा कि केस कितना बड़ा है, उसने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की. उसका मैसेज आया, काव्या, प्लीज केस वापस ले लो. मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, जितने चाहो. मैंने रिप्लाई नहीं किया. क्या लगता है आपको, मैंने सही किया? इतना बड़ा स्टेप लेना, पूरे परिवार को एक्सपोज करना. कमेंट्स में जरूर बताइए. मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं सही कर रही हूं या गलत. बस एक चीज पता थी, जो हुआ वो गलत था, और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. कोर्ट केस शुरू हुआ. पहली हियरिंग में मैं गई. विक्रांत वहां था, हथकड़ियों में. पहली बार उसे ऐसा देखा, टूटा हुआ, डरा हुआ. उसने मेरी तरफ देखा. मैंने उसकी आंखों में क्या देखा? गिल्ट, शर्म, या सिर्फ सेल्फ पिटी? पता नहीं. लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था. रिया ने गवाही दी, डॉक्यूमेंट्स पेश हुए, प्रियंका से भी पूछताछ हुई. और फिर कुछ महीनों के ट्रायल के बाद फैसला आया. विक्रांत को 5 साल की सजा हुई, फ्रॉड और फोर्जरी के चार्जेस में. हरिश्चंद्र जी को 7 साल. फाइनेंशियल क्राइम्स के मल्टीपल चार्जेस में. प्रियंका को 2 साल नोइंगली स्टोलन मनी रिसीव करने के लिए. और मेरा लोन, कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि लोन फ्रॉडुलेंटली लिया गया था. बैंक को ऑर्डर दिया गया कि वो मुझसे रिकवरी की कोशिश नहीं कर सकता. मेरा क्रेडिट स्कोर रीस्टोर होगा. जब जज ने ये अनाउंस किया, मेरी आंखों से आंसू बह निकले. इतने महीनों की लड़ाई, इतने सारे रातों की नींद उड़ी, इतना दर्द, इतने सिर पर हाथ रखा. मुझे माफ कर दे बेटा. किस बात के लिए? जब तूने बताया था कि तू खुद लड़का ढूंढ रही है, मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था. उनके बैकग्राउंड को प्रॉपरली चेक करना चाहिए था. पापा, आपकी गलती नहीं है. शायद, लेकिन एक पिता होने के नाते उनकी आंखें नम हो गईं. मैंने उनका हाथ पकड़ा. अब सब ठीक है, सब ठीक है. जो आगे हुआ, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया. और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने. कोर्ट केस के कुछ महीने बाद मैंने डिवोर्स फाइल किया. विक्रांत जेल में था. उसने साइन करने से मना किया पहले, लेकिन जब उसे समझ आया कि इससे उसकी सजा और बढ़ सकती है, तो मान गया. डिवोर्स फाइनल होने के दिन मैंने अपना मंगलसूत्र उतारा. वो मंगलसूत्र जो विक्रांत ने मेरे गले में डाला था. वो मंगलसूत्र जो हर मैरिड वुमन की आइडेंटिटी होती है. मैंने उसे देखा. काले मोती, सोने का पेंडेंट. कितने सपने थे इससे जुड़े, कितनी उम्मीदें. और अब ये सिर्फ एक रिमाइंडर था, एक बुरे सपने का. मैंने उसे एक बॉक्स में रखा, कहीं गहराई में. शायद कभी फेंक दूंगी, शायद कभी नहीं. लेकिन अब वो मेरी पहचान नहीं था. रिया से मेरी दोस्ती बनी रही. उसने फाइनली अपना नाम वापस लिया, लीगली. अब वो ऑफिशियली रिया श्रीवास्तव थी, न कि कोई भूला हुआ राज. उसने मुझसे कहा, काव्या, तुमने वो किया जो मैं कभी नहीं कर पाई. तुमने इस परिवार के झूठ को एक्सपोज किया. तुमने मेरी मदद की. हमने एक दूसरे की मदद की. ये सच था. 2 टूटी हुई लड़कियां, जो अकेली कमजोर थीं, साथ मिलकर मजबूत बन गईं. और सिमरन, वो जो असली बहन बनकर रही थी, जब सच सामने आया, उसकी दुनिया भी उलट गई. उसे पता चला कि जो माँ पापा उसने माने थे, वो एक्चुअली में किसी और की बच्ची को अडॉप्ट करके रख रहे थे. उसकी पूरी आइडेंटिटी झूठ पर टिकी थी. मुझे उसके लिए थोड़ा दुख हुआ. वो भी विक्टिम थी, एक अलग तरीके से. प्रियंका ने अपनी सजा काटी.
2 साल बाद जब वो बाहर आई, मैंने सुना कि वो किसी और शहर में चली गई, नई जिंदगी शुरू करने। उसका इंस्टाग्राम, जिस पर वो न्यू बिगिनिंग सेलिब्रेट कर रही थी, अब डीएक्टिवेटेड है। शायद उसने भी कुछ सीखा। शायद नहीं, लेकिन अब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं? डिवोर्स के बाद कुछ महीने मैं माँ पापा के साथ लखनऊ में रही। फिर मैंने तय किया, अब आगे बढ़ना है। मैंने एक नई जॉब ढूंढी, लखनऊ में एक स्टार्टअप में, एचआर हेड की पोजीशन। यही वो काम था जो मुझे पसंद था, जो मैं अच्छे से कर सकती थी। धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल होने लगी। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा, दोबारा शादी के बारे में सोचा? मैंने हंसकर कहा, माँ अभी नहीं, पहले खुद को समझना है। लेकिन माँ, मुझे टाइम दो, जब होगा बता दूंगी। और माँ ने वो किया जो माएं करती हैं, चुप रहीं, लेकिन समझ गईं। पापा ने भी कभी दबाव नहीं डाला, बस एक बार कहा, जो भी करे अपने लिए कर, किसी और के कहने पर नहीं। शायद ये उनका तरीका था माफी मांगने का। पहले जो जिद मैंने की थी विक्रांत से शादी करने की, उसका इनडायरेक्ट सपोर्ट। केस खत्म होने के 1 साल बाद मैंने अपना एमबीए का सपना फिर से जगाया। नहीं, इस बार बिजनेस नहीं करना था, इस बार कुछ और था। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो फाइनेंशियल फ्रॉड विक्टिम्स की हेल्प करता है। लीगल एड, काउंसलिंग, अवेयरनेस, सब। क्योंकि मुझे पता था कि कितनी लड़कियां, कितनी औरतें ऐसे फ्रॉड का शिकार होती हैं और चुप रह जाती हैं। लोग क्या कहेंगे, इसी डर में। अब मैं उनके लिए आवाज बनना चाहती थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो सोचती हूँ, वो काव्या कहाँ गई? वो जो विक्रांत के पीछे पीछे भागती थी, वो जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो बैठी, वो जो शादीशुदा होने को अपनी आइडेंटिटी मानती थी, वो काव्या मर गई। उसकी जगह एक नई काव्या आई है, जो अपने पैरों पर खड़ी है, जो अपने फैसले खुद लेती है, जो लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं करती, जो जानती है कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना बेवकूफी है। वो पुरानी फोटो जो मैंने शादी से पहले ड्राइंग रूम में देखी थी, उसमें रिया थी। तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। अगर दिया होता तो शायद कुछ और होता। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। जो हुआ हुआ, अब जो है वो है, और जो आगे होगा वो मैं खुद लिखूंगी। कुछ दिन पहले की बात है। मैं ऑफिस से घर आ रही थी। शाम का वक्त था, आसमान नारंगी था। अचानक एक नोटिफिकेशन आई, इंस्टाग्राम पर। विक्रांत की रिक्वेस्ट। जी हाँ, विक्रांत की। जेल से छूटकर उसने अकाउंट बनाया था। मैसेज में लिखा था, काव्या, मुझे पता है तू मुझसे नफरत करती है और तुझे हक है, लेकिन प्लीज एक बार बात कर, मुझे बहुत कुछ कहना है। मैंने स्क्रीन देखती रही। 5 साल की सजा में से 3 साल में बाहर आ गया, गुड बिहेवियर के बेसिस पर। और अब वो फिर से मेरी जिंदगी में आना चाहता था। मैंने क्या किया? मैंने एक लंबी सांस ली, फिर ब्लॉक बटन दबाया और फोन रख दिया। कुछ लोग जिंदगी में बार बार आने की कोशिश करते हैं, कुछ चैप्टर्स बार बार खुलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेरी बुक है और मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सा चैप्टर खुला रहेगा, कौन सा बंद। विक्रांत का चैप्टर बंद है, हमेशा के लिए। आज मैं वो काव्या नहीं हूं जो 2 साल पहले बैंक का मैसेज देखकर टूट गई थी। आज मैं वो औरत हूं जिसने जहन्नुम देखा और बच निकली, जिसने अपने खिलाफ हुए फ्रॉड को नेशनल लेवल पर एक्सपोज किया, जिसने अपनी इज्जत खुद बचाई, किसी और पर डिपेंड किए बिना, और जो अब दूसरी औरतों की मदद कर रही है ताकि उन्हें वो सब न झेलना पड़े जो मैंने झेला। कभी कभी रात को जब नींद नहीं आती, मैं सोचती हूँ, अगर उस दिन वो बैंक का मैसेज नहीं आता तो शायद मैं अभी भी उसी घर में होती, शायद अभी भी झूठ में जी रही होती, शायद अभी भी
मिसेस विक्रांत श्रीवास्तव होती। एक नाम, एक आइडेंटिटी जो कभी मेरी थी ही नहीं। तो शायद वो मैसेज एक कर्स नहीं था। शायद वो एक वेकअप कॉल था, दर्द देने वाला, तकलीफ देने वाला। लेकिन जरूरी। और आज मैं काव्या हूं। बस काव्या। और ये काफी है। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। ये आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। कई बार मैंने सोचा कि क्या सच में ये सब शेयर करना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन फिर सोचा, अगर मेरी कहानी से एक भी लड़की, एक भी औरत को हिम्मत मिले, तो ये सब वर्थ इट है। अगर ये कहानी आपको छू गई, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया? आप मेरी जगह क्या करते? चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। हर कहानी रियल है, हर कहानी किसी न किसी का सच है। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हो, कितना भी बुरा हो, आप संभाल लेंगे। अगर मैं संभाल पाई, तो आप भी संभाल लेंगे। क्योंकि हम औरतें कमजोर नहीं हैं। हम टूटती हैं, गिरती हैं, लेकिन उठ भी जाती हैं। और जब उठती हैं, तो पहले से ज्यादा मजबूत। अगली कहानी में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।